अब इंडिया और चाइना के कोर कमांडर्स का 21वां इजलास हुआ है अभी 19 तारीख को, और आज उसकी क्लैरिटी छोड़ेगा, इंडिया को अपने कहीं छोड़ेगा। खबर है कि चुशुल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर यह बैठक हुई जो 19 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह बात हुई कि पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट ही शांति का रास्ता प्रशस्त कर सकता है, जिसमें जब इंडिया इस्राइल की मदद करने के लिए वेपन्स और ड्रोन्स भेज सकता है तो हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल और एयरफोर्स का कवर की तरह जानते हैं कि कोई वक्त नहीं है पाकिस्तान के पास। मेरा नहीं ख्याल के महीनों में भी कोई वक्त है आपके पास। तो ये तो जल्द से जल्द यकजा होके अंदरूनी मामलात को सीधा। चाइना एक्टिव ट्रूप डिप्लॉयमेंट से डरता है। चाइना जब भी जाके बाहर लड़ा है, चाइना को जूते पड़े हैं। वीडियो देखेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। भारत और चीन के बीच अभी एक सीन क्रिएट हुआ है जिसमें हमारे दोनों साइड के ऑफिसर्स ने बैठकर बात की है और डॉक्टर शाहिद मशरूद, जिनको मैं प्यार से डॉक्टर घोचू बुला रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से, इन्होंने एक बार बोल दिया था कि इंडिया चाइना के बीच अब कोई बॉर्डर नहीं है, डायरेक्ट चाइना यूपी तक पहुँच गया, नेपाल सब चाइना के पास लगा है। इस तरीके के इनके वर्ड थे, जिसके बाद मैं इनको डॉक्टर घोचू बुलाना शुरू किया था। तो पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। लेकिन वो नाकाम हो गया। अच्छा, ये चल रहा है 2020 से मामला, और ये आ गए हम 2024 में। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, मुज़ाकरात का ना हो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, हाइट्स, मैदानी इलाके, आगे पीछे दाएं बाएं, एक एक इंच इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। एक इंच के लिए जाने गई हैं। जो जमीन है ना, एक इंच के लिए जाने गई हैं। अल्लाह ना करे आगे भी जाएं, लेकिन जाने गई हैं। ये जो मुल्क हासिल होते हैं, अब कहते हैं ना सरहदों का दिफा, ऐसे करके बात करके निकल गया। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। सरहद एक इंच का मामला होता है। ये इधर से इधर, इधर से इधर, एक इंच का दिफा कर पड़ेगा। इंडिया को अपने कहीं छोड़ेगा। खबर है कि चुशुल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर यह बैठक हुई जो 19 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह बात हुई कि पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट ही शांति का रास्ता प्रशस्त कर सकता है, जिसमें एलएसी के ईस्टर्न लद्दाख का भी हिस्सा शामिल है, जहां अगर शांति और स्थिरता बनाए रखनी है तो पूरी तरह से चीनी सेना को पीछे हटना पड़ेगा और हर तनाव क्षेत्र से उसकी सेना को पीछे जाना होगा। पाकिस्तानी कौम को तो हम क्या कहेंगे, ये आपस में इनको सियासतदानों ने, फिरका वाराना जमातों ने, दहशतगर्द ग्रोहों ने, कौम परस्तों ने इतना तकसीम कर दिया है कि ये कौम उम्मत के बारे में तो सोच ही नहीं रही। लेकिन जिनको अल्लाह ने रियासत की जिम्मेदारियां दी हैं, उनका काम है सोचना। जो मर्जी मुश्किलात मुल्क में हो, हम पाकिस्तान की क़यादत और मुसल्लह अफ़वाह खत्म हो जाएगी अगर पाकिस्तानियों को यह नजर आ जाए कि एक सिपह सलार ऐसा उठा है जो पाकिस्तान की भी हिफाजत करना जानता है और सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की भी हिफाजत करता है। फिर किसी की मजाल नहीं होगी आपके खिलाफ बात कर सके, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जो इस तरह जानते हैं कि कोई वक्त नहीं है पाकिस्तान के पास। मेरा नहीं ख्याल के महीनों में भी कोई वक्त है आपके पास। तो ये तो जल्द से जल्द यकजा होके अंदरूनी मामलात को सीधा करने की जरूरत है। कौन सा मुल्क जिंदा रह सकता है कि जिसके हर तरफ, चारों तरफ दुश्मन हो? आपके अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब हो, ईरान के साथ भी खराब हो, हिंदुस्तान के साथ तो है ही, बाकी भी आपको कोई फैसला आप कर ना पा रहे हो कि आप चीन और अमेरिका के दरमियान मौलुक हो, आपकी ये हालत हो इकॉनमी की कि कोई समझ ना आ रही हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि जिनका काम उन्हीं को साजे के मुताबिक, जिसका जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हवाले काम करें और थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस करें और अपना काम भी देखें। सिक्योरिटी कोई छोटा काम नहीं है और आप जानते हैं कि क्या हालात है, हैंड्स फुल है। चाइना एक्टिव ट्रूप डिप्लॉयमेंट से डरता है। चाइना जब भी जाके बाहर लड़ा है, चाइना को जूते पड़े हैं। 1979 में इतना सा बिलांद भर का देश है वियतनाम। ये हैनोई है, ये देखो, ये है वियतनाम दोस्तों, दिस इज वियतनाम। इतना सा है वियतनाम और इतना सा है चाइना, और इसने इसको ठोक दिया था। ये 1979 की बात है। चाइना को गया सांप सूंघ, तब की चाइना ने 1967 में भारत से भी मार खाई थी नाथुला में, आपको पता है।
भारत ने भी मारा था नाथुला में 1967 में, तब चाइना चुप हो गया। अब चाइना फिर आंखें दिखा रहा है, लेकिन चाइना इतनी हिम्मत नहीं कर रहा कि अपनी नेवी को बोले यहां पे ऑपरेशंस, क्योंकि ये पूरा इलाका, आप अरेबियन सी बोलें, आप जो भी बोलें, लेकिन ये है, इस ओशन का नाम क्या है दोस्तों, महासागर का नाम क्या है, ठीक है, इस पूरे इलाके का सिर्फ एक बेताज बादशाह है, एंड दैट इज 5 माह के बाद भारत के और चाइना के मुज़ाकरात हुए, और यानी इनका जो 20वां राउंड था, जब हमने इस पे बात की थी, तो चाइना और इंडिया का 20वां राउंड हुआ था, वो हुआ था ये 7 अक्टूबर का था ना गज़ा वाला, तो ये हुआ था उसके 1 या 2 दिन के बाद, 9 या 10 तारीख को, 2 दिन चला था जो जी। ये अक्टूबर में हुआ था 20वां राउंड। अब इंडिया और चाइना बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भी भारत और चीन आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी दुनिया में हर मुल्क के साथ मुख्तलिफ नौइयत के ताल्लुकात होते हैं। बाज उनके शदीद जानी दुश्मन होते हैं, बाज मुल्क होते दुश्मन हैं लेकिन वो बहुत ताकतवर होते हैं, लिहाजा उनके साथ आपको जरा एहतियात से चलना पड़ता है। बाज मुल्क आपके दोस्त होते हैं, बाज के साथ आपके ताल्लुकात कशीदा होते हैं, लेकिन आप हालत जंग में नहीं होते उनके साथ। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारे बदतरीन दुश्मन 2 हैं सिर्फ, एक भारत है और दूसरा इसराइल है, जो डिक्लेयर्ड एनिमीज हैं हमारे, जिन्होंने हमारे साथ हमेशा जंग की है, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की है, हमें नुकसान पहुंचाया है, और पाकिस्तान हर वक्त इनके साथ हालत जंग में है पिछले 75 साल से। भारत के साथ तो हम खौफनाक जंगें लड़ चुके हैं, और कोई दिन कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जब हालत जंग में ना हो हम भारत के साथ। हमारा 1 लाख से जायद पाकिस्तानी सिर्फ भारत ने पिछले 15-20 साल में शहीद करवाए हैं दहशतगर्दों के जरिए, पाकिस्तान का बाजू तोड़कर अलग किया है मशरकी पाकिस्तान में। और दूसरी जानिब इसराइल है, उसने भी हमेशा भारत की मदद की है, मशरकी पाकिस्तान में भी मदद की थी, कारगिल में भी की, और उसके बाद भी हमेशा से यह इसराइली डॉक्ट्राइन है कि किसी सूरत में पाकिस्तान को इतना मजबूत नहीं होने देना कि वो इसराइल के लिए खतरा बन सके, खासतौर पर जब हम एक एटमी ताकत भी हैं। इसलिए वो भारत की हमेशा मदद करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो और पाकिस्तान का भी जो रवैया भारत की जानिब और इसराइल की जानिब है, वो बड़ा वाज़ेह है, बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करेगा तो हम फौरन उसका जवाब देंगे। उन्होंने अभिनंदन वाले वाक़े में अपने तैयारे भेजे, हमने जवाब में उनके तैयारे मारकर गिराए, क्योंकि उस वक्त भी हमारी डिफेंसिव पॉलिसी थी, लेकिन हमने बहरहाल उठ के उनको जवाब दिया। हमने उनके हेडक्वार्टर्स पे और उनके एमुनिशन डिपोज पे और उनके कमांड सेंटर्स पर, कोर हेडक्वार्टर पे हमला करने के बजाय हमने पहाड़ों में बम गिराए ताकि जंग फैल ना जाए। खौफजदा तो थे, जाहिर है उस वक्त की हुकूमत खौफजदा थी, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर जवाब नहीं दिया, लेकिन बहरहाल एक टोटल पूरा करने के लिए हुआ कि 2 जहाज गिरा लिए हमने, एक हेलीकॉप्टर उनका खुद से गिर गया। इसी तरह हमारे ताल्लुकात हमेशा अफगानिस्तान से खराब रहे। जब से पाकिस्तान बना है अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात खराब है। वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग भी करते रहे, फौजें भी भेजी, दहशतगर्दी भी भेज रहे हैं, आज भी यही हो रहा है। लेकिन 75 साल में कभी पाकिस्तान ने फौजें लेकर हमने कभी अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए एक इरिटेंट है, हमारे लिए सिर्फ एक हमें गुस्सा दिलाने वाला एक मुल्क है कि जो बैठ के बिला वजह हमें तंग करता रहता है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम जब चाहे थप्पड़ चप्पड़ मार के दांत वांत तोड़ दें उनको परे कर दें, और यही हम 75 साल से करते रहे। हमने कभी कोई उनके खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई नहीं की, कभी हमने फौजें अंदर नहीं भेजी। हमेशा बॉर्डर के ऊपर ठूठा करके, उनके रास्ते बंद करके, उनको मार पिटाई करके, जरा सा डांट टपट करते हैं, परे करते हैं। हमने उनको एक मेंटेन करके रखा हुआ है उनकी प्रॉब्लम को, जो अफगानिस्तान से हमें मुसलसल प्रॉब्लम्स आती रहती है। जैसे कहा ना कि प्रॉब्लमैटिक मुल्क है, लेकिन अफगानिस्तान को हमने कभी भी उस तरह दुश्मन डिक्लेयर नहीं किया जैसे हम इंडिया को करते हैं या हम इसराइल को करते हैं। इसी तरह ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात, ईरान हमारा हमसाया भी है, पिछले 75 साल से हमारे उसके साथ रिलेशनशिप है। बाज वक्त आया कि जिसमें बहुत अच्छे ताल्लुकात भी थे हमारे ईरान के साथ, यहां तक कि जंगी कार्रवाइयां, जंगी मशक़ें भी हम साथ करते थे। 1965 की लड़ाई में शाह ऑफ ईरान ने अपने सारे हथियार पाकिस्तान के हवाले कर दिए थे। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के खिलाफ जब भुट्टो ने ऑपरेशन किया था, तो ईरानी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ काम कर रही थी, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे सारे, उनको सोवियत यूनियन बैक कर रहा था। माजी में हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी ईरान के साथ रहे। लेकिन 79 के बाद जब से वहां पे
एक रेवोल्यूशन आया है, और जाहिर है इट वाज अ सेक्टेरियन रेवोल्यूशन, वो शिया रेवोल्यूशन था। उसके नतीजे में पूरी अरब दुनिया में एक शिया सुन्नी फसाद, एक फ्रैक्शन, एक टेंशन बिल्ड हो गई। ईरान इराक जंग ने मजीद उसको भड़का दिया। फिर आने वाले दौर में ईरान ने जो अपना इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में अरब मुल्कों में फैलाना शुरू किया, अपनी रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, उसकी वजह से टेंशन हुई बहुत ज्यादा। और जाहिर है कि उन्होंने अपनी रेवोल्यूशन को पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपोर्ट किया। पाकिस्तान एक बैटल ग्राउंड बन गया अरबों और ईरानियों के दरमियान शिया सुन्नी लड़ाई का। उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मगर इसके बावजूद बजाते खुद पाकिस्तान ने कभी ईरान को या ईरान ने पाकिस्तान को एक दुश्मन मुल्क के तौर पर ट्रीट नहीं किया। ना ईरान ने कभी इतनी भारी फौजें हमारी सरहदों के खिलाफ लगाई जैसे वो इराक के खिलाफ लड़ते रहे थे, या वो दूसरे अरब मुल्कों को अपना दुश्मन समझते हैं। ना पाकिस्तान ने कभी अपनी फौजें ईरान की सरहदों पर लगाई। हमारी आज भी कोई फौजें ईरान की सरहदों पर नहीं है। बॉर्डर पेट्रोल्स है जो थोड़ी बहुत, हमारी एफसी है या बॉर्डर सिक्योरिटी है जो घूमती फिरती रहती है, लेकिन जिस तरह हमने आर्मी अफगानिस्तान की सरहद पर लगाई। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान के डॉक्टर घोचू के द्वारा जो भारत और चीन के बीच अभी वार्ता चल रही है उसके बारे में। भारत ने स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि हम अपनी 1 इंच भी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना है तो कर लो। ऑब्वियसली यही मैसेज होना चाहिए इंडिया की तरफ से। आप अपनी ज़मीन नहीं छोड़ सकते हो। चाइना अगर दुनिया में बहुत शक्तिशाली है अर्थव्यवस्था के तौर पर, मिलिट्री के तौर पर, तो हम भी दुनिया में कोई पीछे से चौथे नंबर पर नहीं आते पाकिस्तान की तरह, ठीक है। हम भी दुनिया में 2 या 3 पर आते हैं। तो चाइना को इस बात का एहसास है कि जो सामने वाला दुश्मन है ना वो भी बहुत तगड़ा है, और अगर तुम तगड़े दुश्मन से भिड़ोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, हमारा भी होगा, तुम्हारा भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि शांति से यहाँ पे तुमने कुछ किया तो फिर हम तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लास्ट हमारा गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ था, हमने एक्सेप्ट किया कि हमारे 20 जवान मारे गए थे। चाइना का हमने बोला था कि इनके 35 मारे गए, 35 से ज़्यादा भी मारे गए थे। जो इंजर्ड थे वो बाद में मारे थे। कई एजेंसीज़ ने इस पर बात कर चुके हैं कि 50 से ज़्यादा मारे गए हैं। और चाइना की जो कई इमेजेस आई जिसमें उनकी कब्रें भी मौजूद हैं। तो आप समझ जाएं कि ये लोग कितने डरपोक, कितने जाहिल टाइप के सोच वाले लोग हैं। भारत ने एक्सेप्ट किया हमारे 20 मारे गए हैं, तो ये लोग बताते ही नहीं है। ऑब्वियसली क्यों बताएंगे, क्योंकि अगर बता देंगे कि 50 हमारे मारे गए तो चाइना की आर्मी में पैनिक जाएगा कि यार उनके 20 हमारे 50 कैसे। तो ये पैनिक मोड ऑन हो जाता है। हमने तो साफ बोल दिया था कि हमने भी उनके 35 मारे, और फिर इसके बाद कई प्रूफ है जिसके बाद पता चला कि मारे गए। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर दुनिया से अलग चीज़ें चलती हैं। या वहाँ पर ना यूट्यूब चलता है, वहाँ पर ना फेसबुक चलता है, वहाँ पर ना इंस्टा चलता है, वहाँ पर ना गूगल चलता है। आप समझ जाएं, इतना डरा हुआ देश है वो। इसको मैं डर बोलता हूँ, क्योंकि उसको डर लगता है कि यहाँ के लोग बाहर की दुनिया से कनेक्ट होंगे तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इस कंट्री में बहुत सारे बदलाव आएंगे। और भारत ऐसा देश है जो बाहर दुनिया सबसे मिक्स हो के चलता है। भारत को सब अंदाजा है कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या सीन नहीं चल रहा है। हालांकि आपको पता होगा कि चाइना इकोनॉमिकली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना ने हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बट दुनिया में चाइना का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी है आफ्टर कोविड। अब आप समझ सकते हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चाइना ये हिम्मत नहीं करेगा कि हम भारत पे किसी तरीके से दबाव डालें और हमला करें और उनको पीछे वो हटने को बोलें। ये चाइना कर ही नहीं सकता है। रियलिटी ये है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आपको